हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सदानी और इकोनॉमिक्स की सीरीज में हम बात कर रहे हैं बुक सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ऑलमोस्ट इस बुक की ऑलमोस्ट 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट पे डिस्कशन किया था कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन थी और सेकंड कृषि क्षेत्र की क्या कंडीशन थी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट कितना हुआ था, कृषि क्षेत्र कहाँ पिछड़ापन था, किन वजहों से कृषि क्षेत्र में पिछड़ापन आया था। इन सब टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ था या नहीं हुआ था और औद्योगिक क्षेत्र में हमने कहां पिछड़ापन देखा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है हस्तशिल्प का पतन। हस्तशिल्प का संबंध हस्तकला उद्योगों से होता है। हस्तकला उद्योग क्या होते हैं, जिसमें हम हाथों से कई सारी चीजें बनाते हैं। जैसे हमारे घर में पहले खाट बनती थी, बैठने के लिए कुर्सियां टाइप बनती थी लकड़ी की, है ना, और विभिन्न प्रकार की चटाइयां बनाई जाती थी, विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती थी हाथों से। हस्तकला उद्योगों को हस्तकला उद्योग भारत की विश्व प्रसिद्ध है। एक टाइम ऐसा था ब्रिटिश शासन काल से पहले कि जब हमारे इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे वो वर्ल्ड फेमस थे। भारत जाना इसलिए जाता था कि यार अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज देखनी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स देखने तो वो इंडिया के देखने। तो मतलब हमारे हस्तकला के जो प्रोडक्ट्स थे वो वर्ल्ड फेमस थे। बट जैसे ही अंग्रेज आए तो उन्होंने धीरे धीरे हमारे इस पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसका पतन कर दिया। ठीक है, क्यों पतन किया? क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि उनके जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में क्या होने चाहिए, इंट्रोड्यूस होने चाहिए, है ना। मतलब कि जो उनके मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में बिकने चाहिए और विदेशों में भी बिकने चाहिए। लेकिन उन्हें पता था कि हमारे मशीन मेड प्रोडक्ट तब तक नहीं बिकेंगे जब तक कि लोग इन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को यूज करना बंद नहीं कर देते। जब तक लोग हस्तकला के उद्योगों यानी कि हस्तकला के जो उत्पाद है उनको यूज करना कम करेंगे तभी तो वो मशीन मेड प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि हस्तकला उद्योगों का धीरे धीरे पतन करना स्टार्ट किया। पतन किस प्रकार से किया उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा, एक राज्य में विभेद मूलक प्रशुल्क नीति अपनाई। मतलब भारत से वो क्या करते थे, कच्चा माल ब्रिटेन में भेजते थे। जो अंग्रेज थे भारत से कच्चा माल, क्योंकि उन्होंने भारत को एक तरीके से गुलाम इसलिए बनाया था ताकि ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी उनका रॉ मटेरियल, उनका कच्चा माल वो भारत से आयात कर सके। ठीक है, तो भारत से जो भी सामान वहां भेजा जाता था वो टैरिफ फ्री होता था, मतलब उस पर कोई शुल्क नहीं लगता था। तो उनको कम दामों पर कच्चा माल उपलब्ध हो जाता था और वही कच्चा माल जब तैयार माल में बदलकर जब वापस से इंडिया लाया जाता था तो वो भी प्रशुल्क रहित होता था, यानी कि उसमें भी किसी भी प्रकार का कर नहीं होता था। यानी रॉ मटेरियल जो भारत से ब्रिटेन गया है, इंग्लैंड गया है, वो विदाउट टैक्स गया है और वहां से जो सामान हमारे पास बनकर आ रहा है वो भी विदाउट टैक्स आ रहा है, जिसकी वजह से मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो थे वो थोड़े से सस्ते होते थे हस्तकला उद्योग, हस्तकला के जो वस्तुएं थी उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो, अगर एक तरफ आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो हाथों से बना है, एक तरफ वो प्रोडक्ट है जो मशीन से बना है, तो कहीं ना कहीं मशीन मेड प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होगी। मशीन से बन रहे हैं तो वो जल्दी भी बनते होंगे और कर उसमें बिल्कुल नहीं लगा उनके आयातों निर्यातों पे। जब यहाँ से कच्चे माल को ब्रिटेन भेजा गया वो भी शुल्क रहित था, वहां से जब हमने आयात किया वो भी शुल्क रहित था। तो उससे क्या हुआ कि मशीन मेड प्रोडक्ट थोड़े से सस्ते भी पड़ते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे मशीन मेड प्रोडक्ट्स यानी जो मशीनों से बने हुए उत्पाद थे उनकी मांग बढ़ने लगी और जो हाथों से बने हुए सामान थे उनकी मांग क्या होने लगी, कम होने लगी। तो इस तरीके से हस्तकला उद्योगों का पूरी तरीके से पतन हो गया। ठीक है, और राज्य में विभेद मूलक प्रशुल्क नीति अपनाई गई, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कर रहित हम क्या करते थे, कच्चे माल का निर्यात करते थे ब्रिटेन को और कर रहित हम क्या करते थे, वहीं से वही तैयार माल को खरीदते थे, जिससे जो ब्रिटेन में बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो धीरे धीरे इंडिया में फेमस होने लगा। ठीक है, तीसरा था उद्योगों का निराशाजनक विकास। स्वतंत्रता के समय भारत में इतना ज्यादा उद्योगों का विकास हुआ नहीं था, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ इंडस्ट्रीज थी जो डेवलप हुई थी। एक 1907 में एक इंडस्ट्रीज थी जिसका नाम बोलते हैं टिस्को। 1907 में एक इंडस्ट्री सेटअप हुई थी जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका विकास हुआ था। तो और जो पूंजीगत वस्तुओं की जो उद्योग थे वो भी बहुत ही सीमित मात्रा में ही विकास उनका हो पाया। भारत में अंग्रेज ये चाहते थे कि उनका जो मशीन मेड प्रोडक्ट है यानी जो मशीनों से बना हुआ सामान है वो पूरे देश के अंदर क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, पूरे देश में बिकना चाहिए। तो उन्होंने अपने बाजार के साइज को, मार्केट के साइज को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, भारत में रेलवे की स्थापना करी। भारत में फर्स्ट टाइम रेलवे की स्थापना हुई थी 1950 में।
सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ 1950 नहीं आएगा, यहाँ 1850 आएगा। तो भारत में फर्स्ट टाइम रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था 1850 में, और 1853 के अंदर हमारी फर्स्ट ट्रेन चली थी। 1850 में भारत में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था और 1850 में ही पहली ट्रेन चली थी जो बॉम्बे से थाने तक चली थी। ठीक है, तो ये 2 ईयर कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, 1850 और 1853, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा भारत विदेशी व्यापार जो करता था वो मुख्यतः ब्रिटेन के साथ ही करता था। 50% से ज्यादा जो ट्रेड था ब्रिटिश शासन काल के दौरान वो ब्रिटेन से ही किया जाता था, और उसके अलावा नियर बाय जो कंट्रीज है उनके साथ हमारा विदेशी व्यापार होता था। और विदेशी व्यापार में भी जो हमारा लागत थी, जो हमारी यातायात की जो लागत थी, उसको कम करने के लिए स्वेज नहर की स्थापना की गई। स्वेज नहर की स्थापना की गई। स्वेज नहर की शुरुआत हुई थी 1869 में। 1869 में स्वेज नहर की स्थापना की। स्वेज नहर की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि यातायात के अंदर उन सामान को लाने ले जाने का जो भाड़ा होता है, जो जहाज को लाने ले जाने में जो समय लगता है और जो खर्च आता है, उसे कम किया जा सके। अब हम बात करें विदेशी व्यापार की। विदेशी व्यापार में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यातक व तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयातक। देखिए ब्रिटेन की जब हम कॉलोनी बने यानी उपनिवेशक बने, जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किया, तो गुलाम करने के पीछे क्या पर्पस रहा होगा? नो डाउट हमारी संपत्ति को लूटना तो उनका एक पर्पस था ही, उद्देश्य था ही, लेकिन इसके अलावा क्या था? ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी और उन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, उन उद्योगों के विकास के लिए उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी। उन्हें पता था कि सबसे अधिक कच्चा माल जैसे कि कपास, जूट, नील, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेगी? भारत से मिलेगी। तो उन्होंने भारत के साथ विदेशी व्यापार करना स्टार्ट किया। मतलब भारत का मुख्यतः 50% से अधिक व्यापार ब्रिटेन के साथ ही होता था, और वो भारत से क्या करते थे? कच्चा माल आयात करते थे। यानी भारत एक तरीके से क्या करता था? कच्चे माल को निर्यात करता था। किसे? ब्रिटेन को। और ब्रिटेन में उसी कच्चे माल से क्या बनाई जाती थी? तैयार वस्तुएं बनाई जाती थी। उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वही फिनिश प्रोडक्ट, जो शुद्ध तैयार माल था, वही जो तैयार माल था उसे भारत में बेचा जाता था। मतलब भारत से कच्चा माल खरीदा और भारत में ही उस तैयार माल को बेच दिया। तो इस प्रकार से भारत प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यातक और तैयार माल का शुद्ध आयातक बनकर रह गया था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की ये एक तरीके का एक ऑब्जेक्टिव था, एक उद्देश्य था। दूसरा, भारत के विदेशी व्यापार का एकाधिकारी नियंत्रण। देखो मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेज सरकार क्या चाहती थी, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारत का जो विदेशी व्यापार है वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ होना चाहिए और किसी देशों के साथ नहीं होना चाहिए। तो मुख्यतः मैंने अभी बताया कि 50% से ज्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार था, वो केवल ब्रिटेन के साथ होता था। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है व्यापार आधिक्य, परंतु केवल अंग्रेजों के लाभ के लिए। अब सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि व्यापार आधिक्य होता क्या है। मैंने आप लोगों को मैक्रो की बुक में समष्टि अर्थशास्त्र में मैंने आपको बताया था कि व्यापार आधिक्य का मतलब क्या होता है। व्यापार आधिक्य एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वस्तुओं का निर्यात अधिक होता है और आयात कम होता है। ठीक है, अब आप सबको पता होगा निर्यात क्या होता है और आयात क्या होता है। जब हम वस्तुओं सेवाओं का विक्रय करते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, दूसरे देशों को जब हम बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब हम उन्हीं वस्तुओं सेवाओं को दूसरे देशों से खरीदते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं। तो जब वस्तुओं का निर्यात, ध्यान से सुनना, जब वस्तुओं का निर्यात अधिक हो और वस्तुओं का आयात कम हो तो इस अवस्था को कहते हैं व्यापार आधिक्य। इस अवस्था को कहते हैं व्यापार आधिक्य। तो अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश शासनकाल के समय भारत का जो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था वो एक व्यापार आधिक्य की स्थिति को दर्शाता था, यानी कि निर्यात अधिक थे और आयात कम थे। व्यापार आधिक्य का होना तो एक अच्छा सिंबल है हर देश के लिए, परंतु उस समय ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं उन्हें मिलती थी, उसका प्रयोग वो क्या करते थे? खुद की निजी आवश्यकताओं को पूरा करने में, खुद की सरकार को चलाने के लिए, है ना, सैनिक टुकड़ी के लिए, सामान खरीदने के लिए, इसके लिए वह प्रयोग में लेती थी अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी विदेशी व्यापार की कंडीशन थी। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।